नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार में प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई बड़े चेहरे शामिल हुए। अंतिम विदाई के दौरान माहौल बेहद ही भावुक दिखाई दिया। परिवार सहित समर्थकों की आंखें नम नजर आई और इस दौरान अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ बैठे दिखाई दिए। दोनों नेताओं की मौजूदगी के साथ पूरा सैफई परिवार एकजुट नजर आया, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। अंतिम संस्कार में प्रदेश सरकार की ओर से भी कई नेता पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक, शुभचिंतक और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने दिव्यांग आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पीलीभीत पुलिस को जन शिकायतों के निस्तारण में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के निर्देश पर जनपद के IGRS पोर्टल और पुलिस कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के समाधान में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माह अप्रैल की मासिक रैंकिंग में पीलीभीत पुलिस का प्रदर्शन सबसे बेहद ही बेहतर माना गया है। अधिकारियों के अनुसार जन शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है और इस उपलब्धि में जनपद के सभी 17 थानों की भूमिका अहम रही। शिकायतों के तत्काल समाधान और पारदर्शित कार्यप्रणाली को लेकर थानों के प्रदर्शन की भी सराहना की गई। पुलिस विभाग की ओर से सफलता के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावित निस्तारण को लेकर पीलीभीत पुलिस की कार्यशैली भी चर्चाओं में हो रही है। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 7,70,000 रुपए की नकली करेंसी के साथ अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक थाना पुलिस और CIW देहात टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजधानी दिल्ली से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान जिक्रुल, वसीम, आसिफ और फरमान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये गिरोह कई राज्यों में फर्जी करेंसी खपाने का काम करता था। मामले में गैंग के नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश की जा रही है और इस कार्रवाई में CIW देहात टीम के प्रभारी पंकज हैं और साथ ही कई पुलिसकर्मी शामिल रहे हैं। पुलिस अब आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और गिरोह के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। देखिए, ये हमारी जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की टीम है देहात की, पंकज और उनके नेतृत्व में हमारी टीम एक सूचना पर काम कर रही थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा फेक करेंसी लाने की सूचना प्राप्त हुई थी और इस सूचना पर हमारी क्रिमिनल इंटेलिजेंस की टीम और गोरई की टीम काम कर रही थी। इसको बड़ी सफलता मिली है और जिसके तहत सबसे पहले जिक्रुल हसन को गिरफ्तार किया गया, जिनके बारे में सूचना थी और अपराधी से पकड़ने पर, पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये पहले भी फेक करेंसी के अपराध में भी जेल जा चुका है। अलीगढ़ से भी जेल जा चुका है, उत्तराखंड से भी जेल जा चुका है और साथ ही साथ इसकी बयानों के आधार पे और इसके पास से जो रिकवरी बरामद हम लोगों ने की, इसके पास से काफ़ी हैवी अमाउंट बरामद हुआ और फिर इसके बताने के अनुसार पूछताछ से ज्ञात हुआ कि 3 लोग और हैं जो इसके साथी हैं, जो इसके साथ पहले भी जेल जा चुके हैं और वो तो तीनों इस समय दिल्ली में हैं। हमारी टीम के द्वारा उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जिक्रुल, वसीम, फरमान और आरिफ हैं और ये चारों शातिर अपराधी हैं। ये अंतर्राज्यीय फेक करेंसी के तस्कर हैं, इनका अपना गिरोह है। इनके विरुद्ध हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके पास से 7,70,000 जो रुपए हैं, नकली करेंसी है 500 रुपए की, वो बरामद हुई है और हम लोग इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज रहे हैं और जो भी पूछताछ से और ज्ञात होता है तद अनुसार हम लोग वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। वहीं अलीगढ़ में आगामी ईद उल अजहा को लेकर तैयारियों के बीच मस्जिद के अब्दुल नदवी और शासन के प्रशासन के साथ साथ विशेष अपील की गई है। उन्होंने ईद के नमाज के दौरान ट्रैफिक मुक्त सड़क उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए
साइड रोड लंबे समय तक खाली रखी जाती है, उसी प्रकार ईद की नमाज के लिए भी कुछ समय के लिए सड़क को ट्रैफिक मुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि नमाज के दौरान करीब 1.5 घंटे के लिए संबंधित मार्गों पर यातायात रोका जाए, ताकि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर सकें और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। मुक्ति की इस मांग के बाद से शहर में चर्चा का माहौल है। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई भी अधिकारित प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ये नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर विश्वास में सबको लेना ज़रूरी है। देखने में तो ये आता है कि भाई जब कोई एक विसर्जन होता है, मिसाल के तौर पे कांवड़ यात्रा होती है, हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं, तो उनके लिए बाकायदा एक साइड का रोड ब्लॉक किया जाता है। उनको एहतमाम किया जाता है कि आप इस रास्ते से चल के जाएँ ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हम इसकी तायीद करते हैं कि अगर किसी का कोई मजहबी त्यौहार है तो उसके लिए सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन जब यही सहूलत बात आती है मुसलमानों के लिए, जो कि अक़लियती तबका है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो वहाँ पे रोड पे नमाज तक नहीं होने दी जाती। तो ये एक ऐसा लगता है कुछ पार्शियलिटी सी है, तो उसको दिल में थोड़ी सी तकलीफ होती है कि भाई हमारी जो ईद की नमाज है वो साल में 2 मरतबा आती है। मैं जुमे की बात नहीं कर रहा, जुमे की नमाज़ें तो अपनी मस्जिद में हो, लेकिन ईद साल में 2 मरतबा आती है, एक ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। अब ईद उल अज़हा आ रही है, उसमें 1 से 1.5 घंटे की नमाज होती है। जिन जगहों पे भी नमाज होती है, मिसाल के तौर पे ईदगाह में होती है या और दूसरी जगहों पे होती है, तो वहाँ पे इजाज़त दी जाए कि जिस तरह आप दूसरे जो धर्म विसर्जन होते हैं उनमें इजाज़त देते हैं, इस तरह इसमें भी इजाज़त दीजिए। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी इस रेलवे रोड का रोड बन रहा है, तो अब पूरा ट्रैफिक जो है वो सरायकीन वाले रोड पे चल रहा है, एक साइड से रोड नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा रोड बन रहा है, और हो सकता है 15 दिन 20 दिन तक ऐसे ही चलता रहे। कई दिनों तक ऐसा होता है कि एक रोड पूरा ब्लॉक होता है। तो जब आप काम कर रहे होते हैं रोड पे, तो जिस तरह वो रोड रोका जा सकता है, तो इसी तरह 1-1.5 घंटे के लिए एक समाज जो अपने खुदा की इबादत करने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए भी कम से कम इतनी सहूलत होनी चाहिए कि 1 से 1.5 घंटे के लिए उस रोड को रोका जाए। और ये रोड कोई इतना व्यस्त रोड नहीं है जहाँ पे ट्रैफिक चलता हो, ट्रक चलते हों, गाड़ियाँ चलती हों। साइकिलें और मुश्किल से सब्जी के ठेले और कुछ स्कूटी और छोटी-मोटी टिर्रियाँ ये उस रोड पे चलती हैं, कोई इतना ट्रैफिक भी नहीं है। तो मेरी ये अनुरोध है मेरा प्रशासन से कि इस पे गौर करें प्लीज़, कि कम से कम ईदगाह वाला रोड जो है वो 1.5 घंटे के लिए नमाज के लिए पूरा जो है ईद उल अज़हा की नमाज उस पे कराई जाए, ताकि हमें वाक़ई एहसास हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये जुमला नहीं है, बल्कि हकीकत में ये ज़मीनी स्तर पे हुकूमत इसको लागू कर रही है। वहीं उन्नाव में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी घनश्याम मीणा को लिखित शिकायत पत्र देकर किसानों और आम जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। संगठन ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान न होने पर 18 मई को बीघापुर तहसील में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जीत बहादुर रावत ने बताया कि बीघापुर तहसील क्षेत्र में अवैध खनन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसानों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही सप्लाई इंस्पेक्टर पर किसानों और आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगा है। उन्होंने कहा कि बिना उचित जांच का पत्र लोगों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, जबकि अपात्र लोगों को राशन कार्ड जारी करके उन्हें खाद्य वितरण भी किया जा रहा है। किसान यूनियन ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग उठाई। संगठन के बीघापुर तहसील अध्यक्ष ब्रजेश नाथ शुक्ला ने ग्राम सभा कल्याणपुर में हुए विकास कार्यों की जाँच की मांग भी की और साथ ही शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती है, इसका आरोप लगा है। और इस दौरान पवन शुक्ला और साथ ही कई लोग मौके पर मौजूद रहे। ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमारा बीघापुर तहसील हो या जनपद का किसी भी क्षेत्र में आप चलेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा खनन हो रहा है। और खनन के अलावा दूसरे जो मुद्दा है, तहसील हो या ब्लॉक हो, हर जगह धन उगाही हो रही। चाहे ब्लॉक वीडियो देख लीजिए, हमारे यहाँ वीडियो है, गौशाला की बहुत जर्जर व्यवस्थाएं हैं और ये समझने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए हमारा सोमवार को एक विशाल धरना प्रदर्शन बीघापुर तहसील लगने जा रहा है। 18 तारीख को मेरा धरना प्रदर्शन लगेगा। और दूसरी चीज़ और बताएं भैया, हमने एक पैदल यात्रा लिखा दी थी, आपने बहुत तेज खबर चलाई थी। उस मुद्दा के लेके हमने जो चलाई थी खबरें, और जो खनन हो रहा हमारे यहाँ बिना नंबर प्लेट के डंपर जगह जगह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि आए दिन किसान मर रहा है। आज मैं जिलाधिकारी महोदय को धरना प्रदर्शन का ज्ञापन देने आया था और मेरे साथ बहुत सारे लोग किसान आए हैं, जिससे बीघापुर तहसील में खनन को लेकर और सप्लाई इंस्पेक्टर को लेकर और रोड पे बगैर नंबर के डंपर चलते हुए उनको देखते हुए एक हमारी 18 तारीख को धरना प्रदर्शन बीघापुर तहसील में होगा। उसकी हम सूचना देने आए। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो हमारा एक पैदल यात्रा लखनऊ कालीदार मार्ग लखनऊ तक जाएगा। ज्ञापन इसलिए दिया है
हरदोई में महिला से सोने का झाला छीनने की घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक अमित कुमार जो शिकायत दर्ज कराई थी, उन्होंने 29 अप्रैल को अपनी मां को सुजाता और भाभी सविता के साथ बाइक से शादी समारोह में जा रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी भाभी के कान से सोने का झाला छीन लिया और फरार हो गए। मामले में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर टीम गठित करके आरोपियों की तलाश की जा रही थी और बुधवार रात को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया और इस दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शीलू पुत्र निर्मला निवासी गोधाई नया गांव के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अमित पुत्र मधुरपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 सोने के झाले, 2 मोबाइल फोन और तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दिनांक 29/4/2026 को थाना सांडी क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के साथ कुंडल छिनैती की घटना हुई थी। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज 14 मई 2026 का सांडी पुलिस को घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अभियुक्त सीलू गोली लगने से घायल हुआ है तथा दूसरा अभियुक्त भी मौके से गिरफ्तार हुआ है। इनके पास से एक अदद तमंचा, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा घटना से प्राप्त एक कुंडल भी प्राप्त हुई है। पूछताछ में इनके द्वारा इससे पूर्व 18 अप्रैल 2026 को थाना सुरसा क्षेत्र अंतर्गत भी एक घटना किया जाना स्वीकार किया गया है, जिससे संबंधित माल भी इनके पास से बरामद हुआ है। घायल को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। पुलिस टीम की एक आरक्षी को भी चोट आई है, उसे भी इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अमेठी तहसील में एसडीएम पंकज मिश्रा की जन सुनवाई व्यवस्था इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अपनी शिकायतें लेकर तहसील पहुंचे फरियादियों को घंटों खड़े रहने की परेशानी से राहत देने के लिए एसडीएम ने नई पहल शुरू कर दी है। इस जन सुनवाई के दौरान एसडीएम कार्यालय के बाहर छाया में कुर्सियों की व्यवस्था कराई गई है, ताकि फरियादी आराम से बैठ सकें। और इसके बाद से एसडीएम पंकज मिश्रा खुद कार्यालय से बाहर निकलकर एक लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनकर मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले तहसील परिषद में फरियादियों की लंबी भीड़ लगी रहती थी और लोगों को काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था में आम जनता को बड़ी राहत मिली है और प्रशासन के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। बताया जा रहा है कि पंकज मिश्रा हाल ही में अमेठी तहसील में तैनात हुए हैं और इस दौरान नेहा राजवंशी भी मौजूद रही और जन सुनवाई प्रक्रिया में सहयोग करती दिखाई दी। अलीगढ़ क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब स्कूली बच्चों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसा अलीगढ़ हाथरस बॉर्डर पर सिकंदरा राउत के पास भरदरोइया गांव में हुई है। जानकारी के अनुसार स्कूल के बस जो है बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी और बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से अधिक छात्र सवार थे और एक छात्र के मुताबिक बस में करीब 80 से ज़्यादा बच्चे मौजूद थे और आरोप है कि ड्राइवर एक बच्चे को अपने पास बैठाने की कोशिश कर रहा था और तभी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग और ग्रामीणों ने तुरंत ही राहत कार्य शुरू किया और बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। घटना में करीब 10 बच्चों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है और साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि बस दिन में स्कूल वाहनों के रूप में चलती है और रात में शादियों और बारातों में इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार बस में लगभग 40 बच्चों की क्षमता थी, लेकिन हादसे के समय उसमें 2 गुना से अधिक बच्चे बैठे थे। घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये थाना गंगीरी से सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बस है जो स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी और वो अनियंत्रित होकर पलट गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पीआरवी व्हीकल पहुंची और अधिकारीगण पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर ज्ञात हुआ ये वेंटेज स्कूल है जिससे अटैच एक बस थी और वो बस करीब 25-30 बच्चों को लेकर के जा रही थी और जो पलट गई है और जिसमें 7-8 बच्चे घायल हुए थे। जिससे मामूली तौर पर बच्चे घायल हुए थे। एक बच्चे को थोड़ा मुंह पे चोट है, जिसको अलीगढ़ अस्पताल में एडमिट कराया गया, वो भी खतरे से बाहर। घटना के कारण की तहकीकात कर रहे हैं, गाड़ी की फिटनेस, इन सब संबंधी जो हमारे
पहलू हैं उनके बारे में गहनता से जांच की जा रही है और शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये वांटेज खोड़ियागंज की बस्ती और इसमें 83 बच्चे थे, जबकि आपको भी पता मानक के हिसाब से कितने बच्चे होने चाहिए। 83 बच्चे थे। रात को जो ड्राइवर साहब है रात को बारात डाल रहे और दिन में बच्चों को उठा रहे, क्योंकि हम गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। तो इसमें कितने बच्चे घायल हुए हैं और इसमें 8-10 बच्चे घायल हुए हैं। कैसी कंडीशन है उन बच्चों की? अभी तो भर्ती हैं। कहाँ पर भर्ती हैं? मिथराज में और कुछ मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज मिथराज में भर्ती हैं। जी। अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बता दें कि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक का शव भानपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे लाइन किनारे पड़ा हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। पुलिस द्वारा मृतक की पहचान करने का प्रयास किया गया है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी युवक की शिनाख्त नहीं हो सके। फिलहाल पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड के आधार पर पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और युवक की पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के कोर्ट के स्थानगत आदेश के बावजूद भी जमीन कब्जाने के प्रयास का मामला सामने आया है। मामला मोहल्ला उत्तर पट्टी कस्बा स्थित एक विवादित जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित पक्ष ने भूमाफिया और स्थानीय पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला अधिवक्ता का कहना है कि संबंधित जमीन उनकी मां कांति देवी के नाम दर्ज है। उनके अनुसार सिविल कोर्ट ने मार्च महीने में उक्त भूमि पर स्थानगत आदेश जारी किया था और पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना देना चाहिए, और इसके बावजूद भी आरोप है कि भूमाफिया जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके परिवार के साथ बीच सड़क पर मारपीट भी की गई। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हीं का साथ दे रही है। पीड़ित पक्ष ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया है कि मुकदमा संख्या 6326 कांति सिंह बनाम आफ्ताब सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट द्वारा स्थानगत आदेश जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस का दायित्व कोर्ट के आदेशों का पालन करना है, लेकिन इस मामले में लापरवाही सामने आई है। पीड़ित पक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो अधिवक्ताओं के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। वहीं बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र में खेत में भैंस चराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट हो गई और इस घटना में एक वृद्ध महिला की मौत भी हो गई, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार सत्येंद्र राम अपनी भैंस मुन्ना राज के खेत में चरा रहे थे और इसी बात को लेकर मुन्ना राज भर के परिजनों ने विरोध किया और भैंस चराने से मना किया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट के दौरान एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए ले गए, लेकिन उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। थाना रसड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कैथी कला में सत्येंद्र राम द्वारा मुन्ना राजभर के खेत में भैंस को चराया जा रहा था, जिसमें मुन्ना राजभर के परिवारजनों द्वारा सत्येंद्र राम को मना किया गया, जिसके कारण दोनों पक्षों में वाद विवाद एवं मारपीट हो गई थी। मुन्ना राजभर द्वारा बताया गया कि उक्त घटना के पश्चात उनकी माता भगवती देवी उम्र करीब 65 वर्ष का निधन हो गया है। उक्त घटना की सूचना मिलते ही थाना रसड़ा पुलिस द्वारा शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतका की बहू की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो थाना रसड़ा पुलिस कानपुर क्षेत्र में अचानक से ही भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग मंडी के चबूतरा नंबर 6 पर लगी, जहां पर प्लास्टिक की
क्रेटों में आग भड़कने के बाद से तेज लपटें उठने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग तेजी से फैलती दिखाई दी, जिससे मंडी में मौजूदा व्यापारियों और मजदूरों में दहशत फैल गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर हटाने में जुट गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो आग विकराल रूप ले सकती है। मौके पर मंडी के अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे और आग बुझाने का प्रयास किया जाता रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मामले की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं बदायूं जिले में पिछले 6 महीनों से अपने चोरी हुए ट्रैक्टर को वापस पाने के लिए पुलिस और प्रशासन का एक व्यक्ति चक्कर काट रहा है। परेशान किसान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को शिकायत पत्र देकर ट्रैक्टर की बरामदगी करने और आरोपियों से सुरक्षा दिलाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर भी उसके परिवार को रोजी रोटी के मुख्य साधन था, लेकिन लंबे समय से कार्रवाई न होने के कारण उसका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पीड़ित बनवारी सिंह पुत्र नथु सिंह के अनुसार 26 नवंबर 2025 को शकरतपुर निवासी रामकिशोर उनका ट्रैक्टर चोरी करके ले गए थे और इस मामले में थाना में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। किसान का आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस आज तक ट्रैक्टर बरामद नहीं कर सकी। उनका कहना है कि कई बार थाने के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। पीड़ित किसान ने आरोपी रामकिशोर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब वो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। बनवारी सिंह का कहना है कि आरोपी ने अपने हाथ में प्लास्टर चढ़वा लिया है और मारपीट का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। किसान का कहना है कि उसे लगातार मानसिक दबाव में रखा जा रहा है और अब उसे अपनी सुरक्षा भी चाहिए। और ऐसे में 11 मई को वरिष्ठ पुलिस अधिवक्ता बदायूं के अधीक्षक बदायूं को दिए गए प्रार्थना पत्र में किसान ने ट्रैक्टर को जल्द ही बरामदगी, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और झूठे मुकदमे में सुरक्षा दिलाने की मांग की है। हमारा ट्रैक्टर चोरी हो गया था। कब? 6 महीना पहले। अच्छा, फिर उसकी शिकायत आपने दी है? थाने में दी, मुकदमा लिखा भी गया है। अच्छा, फिर? और बिना ट्रैक्टर बरामद हुए और चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई। विवेचक कौन है? लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र सिंह है। तो अभी ट्रैक्टर बरामद नहीं हुआ और उससे पहले ही चार्जशीट पेश कर दी है? जी। आपको किसने बताया कि चार्जशीट लग गई है? आपको कैसे जानकारी मिली? हम कोर्ट में पता किया था। अच्छा, कोर्ट में पता किया है। तो आप उच्च अधिकारियों से मिले हैं? कल हम गए एसएसपी के पास। जी, फिर क्या आश्वासन मिला आपको? कि ठीक है, कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। ट्रैक्टर मिलने का या उसका कोई ट्रैक्टर आपका नगद था या फाइनेंस पे था? अच्छा, फिर उसकी किस्तें कैसे भर रहे हैं? अभी डाली नहीं हमने। अभी किस्तें नहीं डाली? हमारे पास पैसे ही नहीं है, डालेंगे। अच्छा, फिर अब क्या चाहते हो? ट्रैक्टर हमारा मिले। ट्रैक्टर आपको मिले। ठीक। हमारा ट्रैक्टर। मैनपुरी जिले में पुलिस और एंटी ऑटो थेफ्ट टीम की बड़ी सफलता जो है उन्हें हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करके 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके आरोपियों को दबोचा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और इस कार्रवाई के बाद से इस क्षेत्र में वाहन चोरी की लगातार हो रही घटनाओं को लेकर पुलिस की सक्रियता चर्चाओं का विषय बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से संगठित तरीके से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने मैनपुरी, कन्नौज, इटावा समेत आसपास के कई जिलों में दर्जनों बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। चोरी के बाद ये लोग वाहनों को अलग अलग जगहों पर बेचना या फिर उसके पार्ट्स निकालकर ठिकाने लगाने का काम करते थे। बरामद की गई सभी मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है ताकि उनके वास्तविक मालिक तक वाहन पहुंचाया जा सके। यूपी के बांदा जनपद में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सिलेंडरों से भरे एक मिनी ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो ट्रक के पिछले हिस्से में फंस गई और करीब 1 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे पर घिसटती हुई चली गई। हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई और राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस दर्दनाक हादसे में स्कॉर्पियो चालक समेत 3 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल किशोरी को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग महोबा जनपद के रहने वाले थे और एक ही परिवार से संबंध रखते थे। परिवार आजमगढ़ से महोबा लौट रहा था और तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद भी स्कॉर्पियो ट्रक में बुरी तरह से फंसी रही। जब ट्रक चालक की घटना को जानकारी हुई तो उसने ट्रक को एक्सप्रेसवे किनारे खड़ा किया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है।
आज मॉर्निंग में 8:30 बजे इस घटना के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, जिसमें एक स्कॉर्पियो एन जिसमें 5 लोग सवार थे, एक मेल चालक, 3 महिलाएं और एक बच्ची, और एक डीसीएम का जो ट्रक था जिसमें खाली सिलेंडर ले जाए जा रहे थे। दोनों जो है मूवमेंट में थे। पीछे से स्कॉर्पियो जो है उसके चालक सीधा आके बैक में स्ट्राइक हुआ और उसकी वजह से ड्राइवर और 2 महिलाएं उनकी मौके पर डेथ हो गई। 2 लोग इलाजरत थे, जिसमें एक बच्ची और एक महिला थी। एक महिला जो इलाजरत थी उसकी भी डेथ हो गई है और बच्ची अभी उसका इलाज चल रहा है। तो इसमें जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है कि हो सकता है कि ड्राइवर जो था उसको नींद आ गई, जिसके आवेश में वाराणसी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की पूर्वी उत्तर प्रदेश इकाई ने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और परीक्षा में निरस्त कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई जा रही है। निसू पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन में कहा गया है कि देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट में लगातार सामने आ रहे कथित पेपर लीक के मामलों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ दिया है। संगठन का कहना है कि छात्र सालों की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ कर रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए और पेपर लीक में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही एनएसयूआई ने परीक्षा प्रणाली में अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और गोपनीयता बनाने की मांग की है। संगठन ने कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। एनएसयूआई उत्तर प्रदेश के सभी छात्र नौजवान साथी और एनएसयूआई वाराणसी जिला अध्यक्ष शशांक शेखर के नेतृत्व में सभी लोगों ने जो नीट की परीक्षा लगातार 2 वर्ष से रद्द हो रही है, जो एनटीए एजेंसी लगातार छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ साथ उन छात्रों नौजवानों के परिवार के साथ खिलवाड़ कर रही है, उन सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि तत्काल प्रभाव से पहले तो जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, जो अपने आप को तथाकथित एक बड़ा शिक्षा मंत्री कहते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को। और साथ ही साथ जो एनटीए जो लगातार परीक्षाएं करा रही हैं, 10 साल के अंदर 89 परीक्षाएं लीक हुई हैं, उसको तत्काल प्रभाव से बैन करके दूसरे किसी एजेंसी को दे देना चाहिए। हम इन सभी मांगों को लेकर एनएसयूआई के साथ हम सभी लोगों शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। अगला कड़ी हम लोग एक बड़े पैमाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूकेंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीट की परीक्षा और एनटीए का बैन होना, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलता है तो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी जाने काम करेंगे। एनएसयूआई उत्तर प्रदेश के सभी छात्र नौजवान साथी और वहीं वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और संभावित ईंधन संकट को देखते हुए पीलीभीत प्रशासन ने ईंधन बचत को लेकर एक बड़ी पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बचत अपील के बाद से जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने जिले में सख्त ईंधन बचत अभियान लागू कर दिया है। प्रशासन की ओर से पहल को अनुकरणीय कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना और लोगों के बीच सादगी और संयम का संदेश देना है। और इस अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी ने खुद अपने स्तर पर से की है। उन्होंने अपने काफिले में स्कॉट वाहन को अगले आदेश तक हटा दिया है और इसके साथ ही ऑफिसर कॉलोनी में रहने वाले अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कलेक्ट्रेट और विकास भवन जैसी नजदीक कार्यालय तक जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं करें, बल्कि पैदल पहुंचे। प्रशासन का मानना है कि छोटी दूरी के लिए वाहनों का उपयोग रोककर काफी मात्रा में ईंधन की बचत की जा सकती है। प्रशासन ने ईंधन की खपत कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियां बदलाव भी किए हैं और इससे अब तहसील दिवस और समीक्षा बैठकों में अधिकारी अलग अलग गाड़ियों के बजाय एक ही वाहन साझा करेंगे। इसके अलावा अनावश्यक यात्रा को कम करने के लिए प्रशासनिक बैठकों को प्राथमिकता के आधार पर वर्चुअली मोड पर आयोजित किया जाएगा। इसमें मैंने सभी से कहा है कि जो और सभी यहाँ के पीलीभीत के सभी नगर वासियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग कम से कम डीजल और पेट्रोल की इस्तेमाल करें, कम से कम जो बहुत ही आवश्यक हो तभी वो उसका इस्तेमाल करें। शेयरिंग करें, मतलब गाड़ी में अगर जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं तो 4 लोग साथ में जाएं।
और इसी के तहत हम लोगों ने भी अपना जो कलेक्ट्रेट के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते हैं, वो भी पैदल आकर के कलेक्ट्रेट में अपना काम करेंगे। और हम लोगों ने भी जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने अपने स्क्वाड हटा दिए, मैंने भी अपना स्क्वाड अभी कम किया है और कोशिश करेंगे कि जैसे तहसील दिवस और थाना दिवस में हम लोग जाते हैं तो शेयरिंग करके जाएंगे सब लोग। और देश हित की जब बात आती है तो सभी को उसमें योगदान देना चाहिए, तो हम लोग भी योगदान दे रहे हैं। और जनता से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी समझदारी से काम ले और कम से कम जहाँ आवश्यकता हो वहीं डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल। यूपी के ललितपुर जनपद में तेंदुए के हमले से दहशत फैल गई है। ललितपुर रेंज के अंतर्गत बीट वन क्षेत्र में एक तेंदुए ने समुदाय के युवक पर हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में भय और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक जंगल के पास मौजूद था और तभी अचानक तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। हमला इतना खतरनाक था कि युवक संभल भी नहीं सका और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने शव के आधे हिस्से को नोच कर खा लिया, जिससे घटना और भी भयावह हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। युवक का शव देखकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों में भी भारी दहशत देखने को मिल रही है और लोग घरों से निकलने से अब डर महसूस कर रहे हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों ने आसपास के गांव में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।